दादी माँ की चिट्ठी के इस चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में विवेक को अपने कर्मों की सबसे बड़ी सजा अपने ही बेटे की नाराजगी के रूप में मिली। अब उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला उसके भविष्य और रिश्तों की दिशा तय करेगा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब रात के 11 बजे विवेक फिर पुराने घर पहुंचा। आज वह बिल्कुल टूट चुका था। रामू काका पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे एक और लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। मालकिन ने कहा था जब बाबूजी को लगे कि सब खत्म हो गया है तब यह चिट्ठी देना। विवेक ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरा दिल अब जागने लगा है। याद रख, कर्मों का फल सिर्फ दुख नहीं होता, कई बार वही दुख इंसान को नया जन्म देता है। तू अपने बेटे को खोना नहीं चाहता तो पहले उसके बचपन का दर्द समझ। उससे बहस मत करना, उसे समझाने की कोशिश मत करना। बस एक दिन उसके सामने बैठकर कहना, बेटा मैं गलत था। याद रख, जिस दिन अहंकार मर जाता है उसी दिन रिश्ते दोबारा जन्म ले लेते हैं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते विवेक की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने पहली बार अपने जीवन में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। अगर सजा देनी है तो मुझे देना, उसे नहीं। रामू काका दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बाबूजी, आज आपकी माँ जहां भी होगी बहुत खुश होगी। उसी रात विवेक ने एक फैसला लिया। अब वह आर्यन को मनाने नहीं जाएगा, वह पहले खुद को बदल कर दिखाएगा। अगली सुबह विवेक 5 बजे उठ गया, लेकिन आज वह ऑफिस नहीं गया। सबसे पहले वह उसी वृद्ध आश्रम पहुंचा जहां कभी उसने अपने पिता को छोड़ा था। इस बार वह खाली हाथ नहीं गया, लेकिन हाथ में पैसे भी नहीं थे। उसके हाथ में एक स्टील की बाल्टी, झाड़ू और चाय का बहुत बड़ा थर्मस था। आश्रम के कर्मचारी उसे देखकर हैरान रह गए। सर आप? विवेक मुस्कुराया, आज मैं सेवा करने आया हूँ। वह बुजुर्गों के कमरे में साफ सफाई करने लगा, किसी को चाय पिलाई, किसी को दवा दी, किसी के साथ बैठकर पुरानी बातें सुनी। एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज मेरा बेटा नहीं आया, लेकिन भगवान ने तुझे भेज दिया। विवेक की आंखें फिर भर आई। उसी समय आश्रम के गेट पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक युवक उतरा। उसने दूर से विवेक को देखा, वह चौंक गया। वह कोई और नहीं था, वह आर्यन था। वह अपने एक दोस्त के दादा से मिलने आया था, लेकिन उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसका वही पिता जो कभी 5 मिनट नहीं निकालता था, आज एक बूढ़े व्यक्ति के जूते पहनाने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। आर्यन कुछ देर तक बिना आवाज किए उसे देखता रहा। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सचमुच पापा बदल गए हैं? लेकिन वह बिना मिले चुपचाप वापस चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद विवेक ने उसे देख लिया था, और विवेक मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, सच्चा बदलाव सबूत नहीं मांगता, वह एक दिन खुद दिखाई देने लग जाता है। अगले दिन सुबह के 6 बजे विवेक हमेशा की तरह वृद्धाश्रम पहुंचा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसे कोई बहुत दूर से देख रहा है। सड़क के उस पार एक सफेद कार खड़ी थी। कार के अंदर आर्यन बैठा था। उसने ऑफिस में छुट्टी ले ली थी। न जाने क्यों उसका मन बार बार यही कह रहा था, जो मैंने देखा, कहीं वह दिखावा तो नहीं था। वह सच्चाई जानना चाहता था। करीब 2 घंटे तक वह कार में बैठा रहा। उसने देखा विवेक किसी कैमरे के सामने नहीं था। कोई मीडिया नहीं थी, कोई फोटोग्राफर नहीं था, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी। वह सचमुच बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। एक दादाजी के
कांपते हाथों में रोटी तोड़कर दे रहा था। एक दादी माँ के पैरों में तेल लगा रहा था। एक बूढ़ी अम्मा की टूटी हुई ऐनक अपने हाथ से साफ कर रहा था। आर्यन की आंखें भर आई। उसने धीरे से खुद से कहा कि वही पापा है। तभी एक बुजुर्ग ने विवेक से पूछा, बेटा, तेरा परिवार नहीं आता क्या? विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गलती मेरी थी बाबा। मैंने परिवार को समय नहीं दिया। अब जो समय बचा है उसे सही जगह लगाना चाहता हूँ। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। देर से जागा है लेकिन जाग गया है। यह सुनकर कार में बैठा आर्यन रो पड़ा। उसे पहली बार लगा उसके पिता सिर्फ बदलने की बात नहीं कर रहे बल्कि सचमुच बदल गए हैं। लेकिन उसके दिल की दीवार अभी पूरी नहीं टूटी थी। उसी शाम विवेक घर लौट गया। गेट के पास एक छोटा सा डिब्बा रखा था, उस पर कोई नाम नहीं था। अंदर एक पुरानी कलाई घड़ी थी, वही घड़ी जो कभी उसके पिता पहना करते थे। साथ में एक छोटी सी पर्ची थी, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, समय चला जाता है लेकिन पछतावा वहीं रह जाता है। विवेक देर तक उस घड़ी को सीने से लगाई बैठा रहा। अगली सुबह विवेक अपनी माँ को अलमारी साफ करता रहा। तभी एक छोटा सा कपड़े का थैला नीचे गिर गया। उसके अंदर दर्जनों पुराने पत्र थे। हर पत्र उसके पिता ने उसके नाम लिखा था लेकिन कभी भेजा नहीं। विवेक कांपते हाथों से पहला पत्र खोलता है। प्रिय बेटा विवेक, आज तेरी माँ पूरे दिन तेरी पसंद का हलवा बनाती रही। उसे पूरा भरोसा था कि तू आएगा। शाम हो गई, रात भी हो गई, हलवा ठंडा हो गया, लेकिन तेरी माँ ने उसे फेंका नहीं। कहती रही, मेरा बेटा जब आएगा तब गर्म करके दूंगी। विवेक वहीं बैठ गया। उसे याद आया उस दिन उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा था, मॉम मैं बिजी हूँ, अगली बार। उसने दूसरा पत्र खोला। बेटा, आज तेरी माँ बीमार थी, बार बार कह रही थी विवेक को मत बताना, उसे परेशान मत करना, उसके बड़े बड़े काम होंगे, जानता है बेटा। माँ बाप कभी बच्चों को बोझ नहीं बनना चाहते, वे दर्द छुपा लेते हैं, बस बच्चों की मुस्कान नहीं छुपा पाते। अब विवेक का धैर्य टूट गया था। वह जोर जोर से रोने लगा। रामू काका बाहर खड़े थे। उन्होंने पहली बार उस बच्चे की तरह विवेक को रोते देखा था। धीरे से बोले, रो लीजिए बाबूजी, कुछ आंसू सालों बाद निकलते हैं। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। रामू काका ने दरवाजा खोला। सामने नेहा खड़ी थी। उसने विवेक को उस हालत में देखा। उसने जीवन में पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा था। नेहा धीरे धीरे उसके पास आई। बिना कुछ कहे उससे पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। दोनों की आंखें मिली। कई सालों की शिकायतें बिना एक शब्द बोले आंखों से बह गई। रात को रामू काका फिर एक लिफाफा लेकर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मालकिन की आखिरी नहीं, सबसे जरूरी चिट्ठी है। विवेक ने धीरे से उसे खोला। उसके अंदर लिखा था, मेरे बेटे, अगर तू यहाँ तक पहुंच गया है तो समझ ले तेरा प्रायश्चित शुरू हो चुका है। याद रख, अच्छा इंसान बनने का मतलब यह नहीं कि दुनिया तुझे फूल देगी। हो सकता है कुछ लोग तुझे कभी माफ ना करें, कुछ रिश्ते कभी पहले जैसे ना हो, लेकिन सच्चा पश्चाताप माफी मिलने के लिए नहीं किया जाता। वह इसीलिए किया जाता है ताकि इंसान फिर कभी वह गलती ना दोहराए। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तू किसी अजनबी के आंसू अपने पिता के आंसू समझकर पोंछ देगा, उस दिन समझना तेरे कर्मों का बोझ हल्का होने लगा है। भगवान से मत कहना कि मुझे माफ कर दो, पहले उन लोगों से माफी मांग जिन्हें तेरे कारण दर्द मिला है। यही सबसे बड़ी पूजा है। तेरी माँ। चिट्ठी खत्म होते ही विवेक ने उसे अपने हाथों से बंद किया और अपने माथे पर लगा लिया। उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, आर्यन। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन उठाया। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही, फिर आर्यन की आवाज धीमी हो गई।
पापा, विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, आर्यन बोला, क्या कल शाम हम दोनों साथ बैठकर चाय पी सकते हैं? बस इतना सुनते ही विवेक की आवाज भरआ गई। उसे अपने पिता की डायरी याद आ गई। एक दिन मेरे साथ बैठकर चाय पी ले। जिस इच्छा को वह अपने पिता के साथ कभी पूरा नहीं कर पाया, भगवान उसे अपने बेटे के साथ एक दूसरा अवसर दे रहे थे। विवेक ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। और कई वर्षों बाद उस रात विवेक ने पहली बार सुकून की नींद सोई। अब आगे की कहानी में होगी पिता और बेटे की भावुक मुलाकात और इस कहानी का अंतिम भाग, जिसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। कृपया अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को सब्सक्राइब करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अंतिम भाग अवश्य सुनिए। धन्यवाद।